अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। बहुत से इशू है जिस पर गुफ्तगू करना होती है। एक तो जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बरतरफ़ी का कानून है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के में क्या हेयरिंग हुई वो बात करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के हवाले से बहुत मेहनत कर रहे हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज का टॉपिक जो एक बड़ा अहम है कि पाकिस्तानी तारीख़ में मैं जुडिशल एक्टिविज़म का बहुत बड़ा हामी हूँ। अदालती फ़ालियत की बात है। हमारे यहाँ निज़ाम अदालत की मर्ज़ी, अदालत की अपना इंटरवेंशन के बगैर नहीं चल सकते और उसकी वजह है। और मैं इसीलिए यानी मैं कोई अनोखी चीज़ नहीं है, अपने बड़ी बार बार जिक्र कर चुका हूँ जस्टिस मार्शल का अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, फिर लॉर्ड डैनिंग का मैं जिक्र कर चुका हूँ और कई लॉर्ड आए हैं, लेकिन ये इनका एक किरदार अपना रहा है। फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में PN भगवती, चन्नप्पा रेड्डी, कृष्णा आयार बहुत काम किए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जुडिशल एक्टिविज्म का तसलसल नहीं हो सका, ये याद रखिएगा। इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब को, रदलिया को हरफे तनकीद बिला वजह बनाया जा रहा। और मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ चीजें आंक दी थी। मैंने ये भी बता दिया था कोई गलत काम नहीं हो रहा, सिर्फ लोगों को समझ और बूझ नहीं है। लोग अगर समझ और बूझ के साथ काम करें तो हर चीज़ क्लैरिटी के साथ आती। मैंने ये भी बता दिया था हयात रेजेंसी के हवाले से, जो ट्विन टावर इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में वो होटल के लिए एक जगह बनी थी, होटल की जगह अपार्टमेंट बन गए। जगह कानूनी थी, ऑक्शन पे दी गई थी। वो जो ऊपर अपार्टमेंट बने उसकी कीमत वसूल की गई वायलेशन के हवाले से और ढेर सारी कीमत ली गई। वो गैर कानूनी नहीं थी। ये जो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर नस्ला टावर के हवाले से मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ, सड़क थी भाई और कानून है, सड़क और पार्क में नहीं बना सकते चीज़ें। हमारे दोस्त हैं बिलाल कराची में, उन्होंने मुझसे पूछा और देखिए साफ सच बताना चाहिए। या हामिद मीर जैसे या सना बुचा या आसमान शराजी जैसे लोग जो हालात और वाक़यात पता नहीं होते और वो अपनी तौर पर बन जाते हैं, कानून के बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, मईशतदान बन जाते हैं, इकनॉमिस्ट बन जाते हैं, बहुत बातें आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन बात गलत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप उठाकर देखें, जैसे मैंने बताया कि इमरान खान बनी गाला के बाद आपको पता है वो एग्रो फॉर्म्स थे वहाँ पर, और बनी गाला के हवाले से देखा जाए तो क्या कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर ली, तो गैर कानूनी उसमें क्या किया। अच्छा, ये इसलिए मैंने किया कि आज एक कॉलम लिखा जुल्फ़कार अहमद चीमा ने। किसी वक्त मेरे बड़े दिल में इज़्ज़त होती थी, लेकिन अब वो भी तैयारी कर रहे हैं राना मकबूल अहमद की तरह कि उन्हें भी कोई सेनेट की टिकट लग जाए, सीट मिल जाए या कोई जॉब मिल जाए, नज़र आ रहा है। और झूठ खुदारा एक वक्त गुजारा हो, इंसान को इज्जत रास आनी चाहिए। उस सारे कॉलम को पढ़ ले, बैकग्राउंड पे चल रहा है हमारे क्लास फेलो पर इल्जामात की बौछार। अब यहां इस कॉलम में जो जिक्र किया कि जनाब इमरान खान की जमीन को जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्या किया जी, कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं की है। और आप चैलेंज कबूल करें जुल्फ़कार चीमा साहब, इस बात को आपने झूठ लिखा है ये, और आपको ये वजाहत देनी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं है इतनी आसानी से जाननी छूटेगी आपकी। आज आपके कॉलम का तिया पांचा करूंगा जो जस्टिस साकिब निसार साहब की जात पे आपने हरफे तनकीद बनाया है और सारा गलत है। मैं बता दूं आपको, आपकी समझ बूझ कर आपका ताल्लुक तो इस्लामी जमीयत तलबा से था, आप तो जमाती, वही किरदार आपका, वही तरीका कार आप लोगों का। कॉलोफेल में तजाद तो आप जैसे आदमी बड़ा वाज़ेह तौर पर है, यानी बड़ा यह ड्रामा करते रहते हैं कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूं, लेकिन ये आपके कॉलम समझ में आ गया कि आप भी इस चक्कर में आए कि आपको कोई एडवांटेज मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के क्लास फेलो के हवाले से जिक्र करते हैं वो अपना, और जिक्र बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाले से कि सोने से लिखने वाले 2 कौल याद हैं, अल्लाह ताला हर शख्स की असलियत दुनिया में ज़ाहिर कर देता है। तो आपकी असलियत ज़ाहिर हो रही दुनिया के अंदर ही, यही आप ज़हन में रखें। जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से आम आदमी बताएं मुझे जो बात कर रहा हो, असलियत क्या भाई ने आपको इतना नहीं पता है। वो सियासी लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान निज़ाम का तबाही की है, वो लोग और कौन है भाई, आपको और आपके साथ क्या ज्यादती की उन्होंने, खुदा रहा है यार, गलत बात है आपने। और आपने आगे जो इफ्तिखार चौधरी ने बिल्कुल जाती तशहीर के लिए उसने तबाही की, मैं साथ नहीं था, पहले लॉन्ग मार्च में साथ था, दूसरे लॉन्ग मार्च में मैं उनके साथ नहीं था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये मैं बता दूं आपको, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बताता हूं आपको। तो ये उन्होंने वो डेफिनेटली है कि एजेंडे के तहत वो काम करने आए थे, जो कुछ किया आप लोगों के सामने, और हर चीज़ वाज़ेह हो रही है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में उनका जो हाथ था, और जिन जिन लोगों से किसी वक्त इसकी जुडिशल इंक्वायरी हुई तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे साकिब निसार ने, मैं चैलेंज कर रहा हूँ 1,10,000 की आम बता दे
कि जनाब ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऐसा कोई काम किया हो, बता दें जरा, आप बता दें। और आपने बड़ा कमाल है, और लफ्ज़ कहने के बहुत जूनियर वकील थे और ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। शर्म आनी चाहिए आपको। पाकिस्तानी तारीख में इतना कॉम्पिटेंट जज मैंने नहीं देखा है जज, बड़ा बड़े जज है, लेकिन इस दौर के अंदर इतना कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट आदमी होने से वाले से आप डंडी नहीं मारते थे। और वो मेरिट के ऊपर, यानी आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल भी उनके लिए जॉब छोटी थी। याद रखिएगा कि जितना उनका विजडम और जितना उनका नॉलेज था, जितना कानून पे उन्हें अबूर था, और आप चले हैं बैठ के, कमाल है, वो हवाला दे रहे हैं जस्टिस अपना मलिक अख्तर हसन की जगह फेडरल लॉ सेक्रेटरी बना दिया गया। आपके लिए, आम बंदों के लिए बताता चलूँ, सेक्रेटरी कानून रहे हैं 29 मार्च 1997 से लेकर 12 अक्टूबर 1999, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब आए, तो उस वक्त जब गवर्नमेंट टॉपल हुई तो उस वक्त तक ये वफाकी वज़ीर कानून रहे, लेकिन जज बन चुके थे। जज बने थे जनाब जस्टिस साकिब निसार 22 मई 1998 को, और 17 फरवरी 2010 तक ये हाई कोर्ट के जज रहे। और सुप्रीम कोर्ट में 18 फरवरी अपना 2000 अगर चले जाएं, आप आ जाएं 2010 से, 18 फरवरी 2010 से लेकर 30 दिसंबर और ये रहे, सॉरी 12 अक्टूबर, सॉरी ये रहे 17 जनवरी 2019 तक। हम सॉरी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, 17 जनवरी 2019 तक चीफ जस्टिस रहे। और तारीखी दौर था, 1,10,000 आम आदमी, पब्लिक इंटरेस्ट में जितना काम इन्होंने किया, जुडिशल एक्टिविज़म सिर्फ सियासी जमातों के रोज़ की वजह से और ऐसे इफ्तिखार जुल्फ़िकार चीमा जैसे लोगों की तनकीद की वजह से आगे जुडिशल एक्टिविज़म हो नहीं सके। आसफ सईद खोसा साहब खामोश हो गए। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अगर काम करने की कोशिश की तो उनको हरफ तनकीद का निशाना। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ठीक नहीं हो सकता। खालिद अनवर यानी आप शर्म आनी चाहिए आपको, खालिद अनवर पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डूब बनने का मकाम है जुल्फ़िकार चीमा आप जैसे आदमी के लिए। ऑनेस्ट आदमी खालिद अनवर ऐसे ईमानदार आदमी को मैंने कई लोगों के नाम तजवीज़ किए थे। मुझे किसी ने पूछा कि जज, मैंने कहा जी मेरिट पे लगाया, आप मेरिट पे नाम दिया और कई लोग जज बने उसमें। मैं ये कहूँ कि नहीं, मैंने एक लिस्ट तजवीज़ की थी और वो उस तजवीज़ में देखें ईमानदारी के ऊपर मैंने बेईमानी नहीं की। तो खालिद अनवर पे बेईमानी, शर्म आनी चाहिए आपको। और जहाँ तक जस्टिस आसिफ खोसा साहब की बात करते हैं, फौजदारी में उनका एक नाम है, एक मकाम है, बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। अब आप जिक्र करते हैं कि जनाब ये कोई सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त जना, और वज़ीर आज़म ने बड़ा खास क्या एहसान किया। वज़ीर आज़म का क्या किरदार है इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ। 175 आर्टिकल था, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार था, तो मेरिट पे बने थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जितनी जजमेंट उठाकर देख लें आप बता दें ज़रा, आप आए ना अगर ये बात करें तो समझ आती है, ठीक है ना जी। और जी साकिब उनके बनने पे मैंने कॉलम लिखा, वो आसान किया था आपने भी। आप तो खुदारा अपनी दुकानदारी चमकाने में लगे हुए थे और बड़ा दुख और अफसोस इस हवाले से है। वो और कोई एक दो और कॉलम लिखे, यानी ये तो बताएं आप क्या करते रहे हैं। आपने जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया वो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। अच्छा नहीं है, आपसे कोई हमारा गिला नहीं है, लेकिन आप इस मौके के ऊपर, इस मौके पे आपने क्यों लिखा, बता सकेंगे आप। सेनेट की टिकट लेनी है ना, या कोई जॉब शॉब लेनी है। और इससे पहले आपको पता है कमरान शायद ने एक प्रोग्राम किया अपने वालिद को बिठा के, शाहिद को, मैं सिकंदर सिरकी साहब को जानता हूँ, वहाँ जो जगह जहाँ ये अपना म्यू हॉस्पिटल के साथ वाली जगह ना, वहाँ सिकंदर सिरकी की जगह है, उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, केस चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं यार, खुदा रहा यार, गिरबान में तो झांक ले। आप लोगों को तो 1000 दफ़ा सोचना चाहिए क्या इन्होंने ऐसा कर दिया, आम आदमी को क्या नुकसान पहुंचा दिया। आप तो वो देखें ना, सियासतदानों को बचाने लगे हैं, वो लोग जिन्होंने तबाही की है इस मुल्क की, आप उन लोगों को रास्ता दे रहे हैं। तो ये नहीं चल सकेगा, ये दुकानदारी आपकी नहीं चल सकेगी। और याद रखिएगा, और जज या काजी के म्यार पर और अदाब पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो न सिर्फ मीज़ान अदल का तवाज़ुन बरकरार ना रख सके, बल्कि मंज़ब के फ़िज़ा के किसी म्यार पर उतर नहीं सके। दुख का मकाम, मैं क्या कहूँ, नज़र आ रहा है। अब अंदाज़ा लगाया ना, उन्होंने अपने किसी नामालूम बुग़्ज़ या दबाव के तहत मियाँ नवाज शरीफ को एक इंतहाई
बहुत, और मज़हब खेज़ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वजारत उज़्मा से हटाने, उन्हें सज़ा दिलाने और फिर उन्हें ताहियात नाहल करवाने और मुल्क को गैर मुस्तक़िम उन्हें बरकूर अदा किया। चैलेंज कबूल कर लें आप। जैसे साकिर निसार तो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। ये डेफेमेशन भी है, याद रखिएगा, ये डेफेमेशन भी है। और अगर जैसे साकिर निसार साहब ने मुझे इजाज़त दी तो मैं आपको डेफेमेशन का नोटिस भी दूंगा इसी कॉलम के ऊपर। वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। सज़ा जिसे सुनाई ट्रायल कोर्टों ने सुनाई, कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका। आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और जिसने भी ये कॉलम छापा, जिस अखबार ने छापा है, मैं उनके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह कार्रवाई करने जा रहा हूँ। और हमने जो तहकीक की है वो पता लगा है कि इन्हें को वादा कर लिया है कि इन्हें कोई सेंटरशिप या कोई जॉब देनी है और उसके लिए ये कॉलम लिखवाया गया। टाइमिंग देखे ना, हर उनका मोरा पिट गया, हर मोरा पिट गया। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो इस जैसे लोग आ जाते हैं हाथ बांध के, मुलाजिम बन के आगे कि हम कुछ कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, बड़े वाज़ेह तौर पर मैं बताता चलूँ। और कहाँ तक आप लेकर जाएंगे इन चीज़ों को, कुछ नहीं होने वाला। आपका किरदार भी वाज़ेह आ गया। लंदन में बैठ के आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन मिली है ना, वो भी सामने बहुत जल्द आ जाएंगी, लेकिन ये लोग नहीं बच सकेंगे। हलफनामे में तब्दीली इलेक्शन एक्ट के, और जो ये काम करे कि आखिरी नबी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो बचत नहीं है उसकी, जो मर्ज़ी करता रहे। प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपसे मैंने वादा किया था 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस की समाअत है और हुक्म इतना पर बहाल करने की दरख्वास्त वो बनती नहीं है। अच्छा, ये गलत मत समझिएगा, वो बनती नहीं है, मुस्तरद कर दी। कोशिश करेंगे रोज़ाना समाअत करके आइंदा हफ्ते मुख्तसर फ़ैसला सुना दें। जस्टिस उमर अता बिंदाल ने मार्क्स दिए और मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। मेरे 173 मुवक्किल एक्ट नहीं ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे, ये इफ्तिखार गिलानी ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल जो है ना एक्ट कलअदम करार दिया, ऑर्डिनेंस ने, ये उनका कहना है। हुकूमत खुद मुलाजमीन की बहाली के लिए अदालत आई है। जस्टिस सजाद अली शाह ने, अगर मुलाजमीन को गलत निकाला गया है तो हुकूमत बहाल कर दे, खुद ही बहाल कर दे। ये बड़ा अच्छा कहा जस्टिस सजाद अली शाह ने। बाद इदारों ने मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने पर उन्हें निकाला। कॉन्ट्रैक्ट में तो आप बहाल नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट में तो उसी का मतलब है मुलाजमीन इस काबिल नहीं थे। जस्टिस सजाद अली शाह ने कि ऐसे मुलाजमीन को कानून बनाकर ज़बरदस्ती बहाल किया जा सकता है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने कहा, जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा 12 साल बाद भी बरतर मुलाजमीन की बहाली नए मुजरिमों की हक तलफी है। बात ठीक है, जो लोग नेंग आ चुके हैं, मुलाजमत के लिए अप्लाई करना हर शहर का बुनियादी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुलाजमीन की बहाली और मुराद देने के कानून मौजूद है। क्या काम किए बगैर किसी को 12 साल की तनख्वाह देने का कानून बन सकता है? जस्टिस उमर अता बिंदाल के रिमार्क्स, ऐसे मुलाजमीन को बहाल किया गया जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी हैं। जस्टिस सजाद अली शाह के रिमार्क्स से अदालत ने बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और आइन से मुतसादम होने पर कानून को कलअदम करार दिया है। जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं और उन्हें 12 साल बाद कैसे बहाल किया जा सकता है? लोगों को उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये वकील वसीम सजाद ने कहा अदालत में सिर्फ कानून की बात करें। रिटायर्ड मुलाजमिन को एक दिन नौकरी पर बुलाकर तमाम मुराद दी गई। जस्टिस सजाद अली शाह ने एक दिन बुलाया और मुराद दे दी। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता जी। खिलाफ कानून मुलाजमिन की तैनाती और बहाली गैर आईनी होती है। जस्टिस उमर अता बिंदाल, मुमकिन है किसी को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया गया हो। जस्टिस उमर अता बिंदाल के रिमाज है मखसूस अफराद या फ़र्द वाहद के लिए कानून बनाए कवानीन माजी में भी कलअदम हो चुके हैं और मंडे तक समाअत, पीर तक समाअत मुलतवी कर दी है और पीर से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। देखिए, ये ज़्यादती अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गैर कानूनी काम को कानूनी कर दें और अदालतों को हरफ तनकीद सिर्फ इस बुनियाद पर बनाएं। अदालत को कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं और कानून यही है। मैं सच बताना है, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा कि इनमें से वो लोग जो अगर कानून में गुंजाइश बनती होगी कि इनका है हक, एक मुलाजमत पे नहीं गए, फिर आप एक दिन बुलाकर सियासी तौर पर ये फ़ायदा दे दें, ये भी नहीं हो सकता। और आम बंदे के हवाले से अगर हुकूमत वाकई मदद करना चाहती तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इसे इत्तफाक करता हूँ, एक अलहदा कानून बन के। लेकिन एक आप ये कहें कि ये कानून बहाल हो के एडवांटेज मिल जाए, इनमें से सिर्फ उन्हीं को मिल सकेगा फ़ायदा जिन्होंने मुलाजमतें की हों, जिन्होंने को गलत तरीके से निकाला हो, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगी और वो मुराद सिर्फ वही ले सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।